वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट यानी IAS 36 का है। तो इसमें जो है हम 10 मिनट में जो सारा चैप्टर है उसको रिव्यू कर लेंगे। ऑफ कोर्स मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगी, लेकिन लास्ट पे एक फुल एंड क्वेश्चन बता दूंगी ताकि आपकी इसके जो है वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इम्पेयरमेंट जो एसेट है, इसमें सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें से इंपॉर्टेंट है वो एक ही क्वेश्चन है इंडिकेटर्स का, कि इंटरनल और एक्सटर्नल इंडिकेटर्स कौन से हैं। और वो आपको पता है कि बुक में आई थिंक जहाँ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट स्टार्ट होता है उसके सेकंड पेज पे सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि इम्पेयरमेंट लॉस किसे कहते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस तब होता है जब आपका कैरिंग अमाउंट की वैल्यू आपकी रिकवरेबल अमाउंट में से ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, कैरिंग अमाउंट कैसे है कि कभी कभार क्वेश्चन में गिवन होती है, कभी कभार एसेट पर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं तो उसके बाद जो बचती है उसको हम कैरिंग अमाउंट कहते हैं। ठीक है, दैन कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना होता है रिकवरेबल अमाउंट के साथ। अब रिकवरेबल अमाउंट जो है वो दो तरह की होती है। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट आपने या तो लेनी होती है उसकी फेयर वैल्यू, जिसमें से हम लेस कर देते हैं उसकी कॉस्ट टू सेल, यानी उसको जो हमने कल का लेक्चर देखा था जिसमें कॉस्ट टू सेल है कि उसको बेचने के लिए कौन कौन सा खर्चा हुआ है। ठीक है, उसको माइनस कर देंगे। या हम लेते हैं वैल्यू इन यूज़। इन दोनों में से जिसकी अमाउंट हायर होगी उसको हम एज अ रिकवरेबल अमाउंट लेंगे। ठीक है, एंड देन उसको कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट के साथ, और अगर तो कैरिंग अमाउंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी तो बाकी उसको माइनस करके जो आएगा वो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस होगा। ठीक है, आगे मैंने कॉस्ट टू सेल जो है वो उसका कल लेक्चर दिया था, लेकिन यहाँ पे भी मैंने कुछ चीज़ें लिखनी है, जैसे कि इसमें लीगल फ़ीस आ जाएगी, स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, कमीशन फ़ी, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, और वैल्यू इन यूज़ जो होती है ना, अब हमें पता है वैल्यू इन यूज़, फेयर वैल्यू को तो पता है ना कि जो चीज़ जिस एसेट पे हम मार्केट में जिस सेल करते हैं उसको फेयर वैल्यू या एक्टिव मार्केट प्राइस कहते हैं। लेकिन वैल्यू इन यूज़ के लिए, वैल्यू इन यूज़ का मतलब ये होता है कि अगर आप इस एसेट को फ्यूचर में सेल करेंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ये PRC में था इंटरेस्ट वाला चैप्टर। ठीक है, उसके अंदर ये सारा एक पूरा चैप्टर नंबर 5 था आई थिंक सो, क्वांटिटेटिव मेथड्स में, उसमें ये सारा था कि फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कैसे लेके आते हैं। तो उसके लिए उसको डिस्काउंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसका वर्ड यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। और डिस्काउंट फैक्टर के लिए एक और वर्ड यूज़ होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो वो जो फैक्टर या रेट दिया होता है उससे सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हम उस फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो वैल्यू इन यूज़ कभी कभार वैसे ही कैलकुलेट करके दी होती है, वहाँ पे लिखा होता है कि ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर नेट कैश फ्लोज है, या कभी कभी वो इसमें आपको इनफ्लोज दे देते हैं, आउटफ्लोज दे देते हैं। ठीक है, तो उस तरह फाइंड करते हैं। अगर इनफ्लोज दिए हुए हर साल की वो लिखते हैं, दैन आउटफ्लोज को माइनस करते हैं, और डिस्पोजल कॉस्ट होती है एट द एंड ऑफ ईयर, उसको आप उसमें से प्लस कर देते हैं एट द एंड, यानी जो एट द एंड ऑफ ईयर जो आखिरी साल होता है उसमें प्लस करते हैं। देन वी मल्टीप्लाई इट विद डिस्पोजल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिस्पोजल कॉस्ट के लिए एक और वर्ड यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, अब ये नीचे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है, 50 को मैंने इनफ्लोज दिया है और -5 मैंने आउटफ्लोज लिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताना चाहा है कि उसको इकट्ठा मल्टीप्लाई नहीं कर देना, कि मतलब कैलकुलेटर पे कभी कभार इस तरह लिख देंगे 50 - 5 एंड देन मल्टीप्लाई, उससे ना आंसर बहुत से क्वेश्चंस का गलत आता है। तो सबसे पहले इनफ्लोज को आउटफ्लोज से माइनस करना है, देन उसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो सही आएगा। ठीक है, अब हम फाइनेंशियल पोजीशन जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जब लास्ट पे चैप्टर एक आता है उसमें फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, वहाँ पे हम एसेट की वैल्यू को लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और रेजिडुअल वैल्यू या सॉरी रिकवरेबल अमाउंट पे लेते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है वो एक डिफरेंट स्नैरियो एक आ रहा है कि अगर जब आपको एसेट की कॉस्ट दी और देन कहा कि इस पर डेप्रिसिएशन लगाएं और कैरिंग अमाउंट आएगी, देन वी कंपेयर इट विद रिकवरेबल अमाउंट, तो अगर इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर दें वरना नहीं। नेक्स्ट आप रिवर्सल भी पढ़ेंगे, लेकिन वो अभी नहीं हम यहाँ पे देखेंगे। तो कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपैरिजन करके एक इम्पेयरमेंट लॉस आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन लगाएं इम्पेयरमेंट लॉस करने के बाद, तो वो जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो हम उसकी रिकवरेबल अमाउंट पे लगाएंगे, ना कि कैरिंग अमाउंट के ऊपर। मतलब जिस रिकवरेबल अमाउंट के साथ हमने उसका कंपैरिजन किया था इम्पेयरमेंट लॉस के बाद, हम उसी पे जो है वो उसकी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे। अब जो एक और सिनेरियो है उसमें हमने इम्पेयरमेंट लॉस और इवैल्यूएशन सरप्लस जो कि हम IAS 16 में पढ़ रहे हैं उसको मिक्स कर दिया उन्होंने। उसमें ये है कि अगर एसेट उस पर डेप्रिसिएशन लगाई, कैरिंग अमाउंट आ गई, तो देन उसका अगर इवैल्यूएशन सरप्लस की रीवैल्यूड अमाउंट दी हुई है, ठीक है, तो फिर हम उस पर डेप्रिसिएशन करेंगे। जिस तरह हमने इम्पेयरमेंट लॉस की थी तो इम्पेयरमेंट लॉस के बाद जो है वो रिकवरेबल अमाउंट पर डेप्रिसिएशन की थी, इसी तरह अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए तो देन रीवैल्यूड अमाउंट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फिर जो कैरिंग अमाउंट आएगी, ठीक है, फिर वो अगर रिकवरेबल अमाउंट
अमाउंट दिया हुआ है उस पर इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम जो डेप्रिसिएशन करेंगे वो उसकी रिकवरेबल अमाउंट पे। मतलब इन दोनों सिनेरियोज का मतलब ये है कि अगर इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है और उसके बाद डेप्रिसिएशन का कहा है तो वो उसकी रिकवरेबल अमाउंट पे होगा, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस है और उसके बाद डेप्रिसिएशन का कहा है तो वो उसकी रिवैल्यूड अमाउंट पे होगा। नेक्स्ट जो आपने पढ़ना है वो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस है। ये इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के सबसे लास्ट पे जो पॉइंट टॉपिक है वो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस है। हमने ये तो पढ़ा है कि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होगी रिकवरेबल अमाउंट से तो इम्पेयरमेंट लॉस होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी आ जाता है कि कैरिंग अमाउंट जो है, अगर कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से हायर होगी तो वहाँ पे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस हो जाता है, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्रीज होती है, जो इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री होती है उससे बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब उसे उसका डिफरेंट आ जाता है। मतलब वहाँ पे जो चीज़ डेबिट और क्रेडिट हो रही होगी रिवर्सल में जाके वही चीज़ ऑपोजिट में चले जाती है, ठीक है। इसका एक फुल लेंथ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है कि अगर कॉस्ट 100 मिलियन और लाइफ उन्होंने 5 ईयर दी हुई, मतलब हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी खुद ही फाइंड करनी है। ये 1 जनवरी 2004 की बात है। देन वैल्यू इन यूज़ भी दी हुई है, फेयर वैल्यू भी दी हुई है। एक रिवर्सल में हमेशा याद रखिएगा उसमें उन्होंने आपको एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू दी होगी, ठीक है। अगर एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू नहीं गिवन तो उसका मतलब देयर इज़ नो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। अब हम देखें, हमने कॉस्ट सोल्यूशन भी आगे दिया हुआ है कि कॉस्ट उसमें डेप्रिसिएशन लगाई थी, क्या कैरिंग अमाउंट हमारे पास 60 मिलियन आ गए, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। और हायर ऑफ लिया हमने वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू में, तो हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। यहाँ पे फिर इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री होगी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और अकोमोलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और अकोमोलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। यहाँ पे एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू दिया हुआ तो हमने ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है या नहीं, तो हम दोबारा से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन इस बार जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो इस तरह लगेगी कि कॉस्ट में से दोनों साल की डेप्रिसिएशन के साथ साथ हम उसकी इम्पेयरमेंट लॉस की वैल्यू को माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको एज अ कैरिंग अमाउंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। वो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब इसको अगर कहा हो कि इस साल भी डेप्रिसिएशन लगाएं तो वो अलग क्वेश्चन है। अगर यहाँ भी मैंने क्वेश्चन में नहीं कहा कि 2006 में जो है वो जाके दोबारा डेप्रिसिएशन लगाएं, लेकिन हमने क्योंकि एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने फिर कैरिंग अमाउंट, तो जो उसकी कैरिंग अमाउंट आएगी उस पर डेप्रिसिएशन लगानी है, ठीक है। जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि उसने कहा हुआ है कि 1 जनवरी 2006 में जाके इसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको ये याद होगा IAS 16 में, बल्कि IAS 36 में भी है कि जब कभी रिवैल्यूएशन सरप्लस हो या जब कभी इम्पेयरमेंट लॉस हो तो उसके बाद डेप्रिसिएशन हम दोबारा फाइंड करते हैं, तो वो उसकी रिमेनिंग लाइफ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले उसने दी हुई थी इसकी 5, तो अब उसका ईयर जो है वो 4 रह जाएगा, ठीक है। ये पहले IAS 16 का कॉन्सेप्ट है, तो वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। आप जो डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे वो 4 लाइफ लेके रिमेनिंग लाइफ उस पर फाइंड करेंगे, ठीक है। अब कैरिंग अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 2 to 5,000, ठीक है। अब कैरिंग अमाउंट जो रिवर्सल में यूज़ करते हैं ना, उसको जो कंपेयर करते हैं, अब यहाँ से कंपैरिजन देखते हैं कि कैरिंग अमाउंट को हमने एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू के साथ कंपेयर करके देखना है। अगर यहाँ पे कैरिंग अमाउंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू के साथ, वो तो फिर सिंपली पता है कि हमें भाई यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है, यहाँ पे रिवर्सल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट की वैल्यू जो है वो एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू के साथ कम आ रही है, देन हम रिवर्सल करेंगे। और रिवर्सल के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक आसान फार्मूला इसका ये है कि कॉस्ट 100 मिलियन ले लेनी है, ठीक है। देन वो कैरिंग अमाउंट लेनी है जब कोई इम्पेयरमेंट लॉस इनकम नहीं हुआ होगा, यानी इम्पेयरमेंट लॉस से पहले वाली वैल्यू। इम्पेयरमेंट लॉस अगर पहले वाली वैल्यू देखें, कैरिंग अमाउंट डेप्रिसिएशन के बाद आ रही थी 60 मिलियन, देन माइनस करना है 60 मिलियन, देन उस पर अगेन डेप्रिसिएशन लगानी है 3 करके, ठीक है। 60 मिलियन 3 कर देंगे, क्योंकि अब आपको पता है, सॉरी, यहाँ पे जो 60 मिलियन के नीचे 3 है वहाँ पे 4 ही आएगा, क्योंकि जो हम एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो उसी साल का है, ठीक है। कभी कभार होता है कि वो एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू जो है वो अगले साल की दे देता है और बीच में कह देता है कि डेप्रिसिएशन फाइंड करें, तो उसमें फिर यहाँ पे 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो 1 जनवरी 2006 में ही उसने कह दिया कि एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू, तो यहाँ पे 60 मिलियन ओवर 4 आएगा, ठीक है। देन जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको हम अकोमोलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, सॉरी, जो वैल्यू आएगी ना उसको फिर कॉस्ट में से माइनस कर देना। यानी कॉस्ट 100 मिलियन थी, यहाँ पे हमने 40 मिलियन लिया है रिमेनिंग लाइफ 3 कंसीडर करके, लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ 4 ही आएगी, ठीक है। उससे फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। और अब हमने लॉयर ऑफ लेना है, ठीक है, एक एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू का और लॉयर ऑफ ये जो हमने वैल्यू फाइंड किया रिवर्सल के लिए, इन दोनों में से जो कम होगी, ठीक है, उसको कैरिंग अमाउंट के साथ कंपेयर करना है। वहाँ जो वैल्यू आएगी देन उसको हम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कंसीडर करेंगे और उसकी एंट्री होगी अकोमोलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। यहाँ पे मेरी वैल्यू गलत आई होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ 3 कंसीडर किया, लेकिन आप यहाँ पे 4 ही लेंगे, ठीक है। आई होप कि ये वाला चैप्टर जो है इसका रिव्यू अच्छे से हो गया होगा।
इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल है, अगर लेकिन वो भी मेन मेन पॉइंट्स जितने भी हैं वो मैंने 10 मिनट में कैरी करने की कोशिश की है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।